91.2 मेगाहर्ट्ज हेलो हल्द्वानी सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रीति बोरा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से आपका स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 28 जुलाई को पूरे विश्व में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, तो इस संदर्भ में आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। मूलतः हेपेटाइटिस जो बीमारी है या जो बहुत ही कॉमन तरीके से जिसको हम लिवर का इन्फेक्शन कहते हैं, उसके बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना और लोगों को ये बताना कि ये बीमारी कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकती है और कैसे इससे बचा जा सकता है, किस तरह के उपाय हम कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी जागरूकता फैलाने को लेकर ये डे मनाया जाता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हम आज बात करेंगे कि हेपेटाइटिस क्या है, क्या इसमें कॉमन लक्षण देखने को हमें मिलते हैं और किस प्रकार इसमें हम आहार द्वारा इसका उपचार कर सकते हैं या किस तरह इसकी जो गंभीरता है या इसके जो लक्षण हैं इनको कम या इनसे बचा जा सकता है आहार में परिवर्तन करके। तो आहारी उपचार के बारे में हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि हेपेटाइटिस होता क्या है। हेपेटाइटिस मूलतः होता है, कॉमन शब्दों में होता है, जब लिवर में सूजन या लिवर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं। लिवर में जो सूजन होती है वो उसके जो टिश्यूज होते हैं उसमें किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन या किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने की वजह से होती है और जो रोगी होता है उसको दर्द महसूस होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं और सबसे कॉमन है जो इसको हम वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं, जो वायरस के कारण होता है और जो क्रोनिक यानी दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक चलने वाला या एक्यूट यानी कम समय में पर गंभीर रूप का हो सकता है। और ये जो वायरल हेपेटाइटिस है ये कई प्रकार का होता है, जिसे हम A, B, C, D और E टाइप में हम क्लासिफाई करते हैं। और वायरल हेपेटाइटिस बहुत आसानी से एक रोगी से दूसरे रोगी में फैल सकता है, तो इसके लिए यह जानना जरूरी है या किन माध्यमों से फैलता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। तो पहले जानेंगे कितने तरह के ये हेपेटाइटिस होते हैं और किस किस माध्यम से फैलते हैं और किस किस तरीके से इनमें ध्यान रखना चाहिए किन बातों का। जो सबसे पहला हेपेटाइटिस टाइप है वो है हेपेटाइटिस ए। बेसिकली यह जो हेपेटाइटिस ए होता है बहुत ज्यादा जटिल या बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होता और इसमें जो लिवर में जो प्रॉब्लम होती है वो कुछ महीनों में या कुछ टाइम में ठीक हो जाती है। कहने का मतलब है ये क्रोनिक नहीं होता, मतलब दीर्घकालीन नहीं होता है और इसको टीकाकरण के द्वारा रोका जा सकता है। इसके लिए जरूरी है हेपेटाइटिस ए से बचने के लिए कि इसमें टीका लगाया जाए। यह मूलतः वायरस के कारण होता है जो मल के माध्यम से फैलता है और अगर साफ पानी का इस्तेमाल करें, दूषित भोजन से बचें या हाथ साफ रखें तो इस जो हेपेटाइटिस ए है इसके वायरल इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। फिर है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी भी बहुत क्रोनिक या दीर्घकालीन नहीं होता है और लगभग 95% लोग जो हेपेटाइटिस बी से संक्रमित होते हैं वो लोग ठीक हो जाते हैं। इसमें हेपेटाइटिस बी के संदर्भ में ये बात ध्यान रखने की है कि अगर कम आयु में हेपेटाइटिस बी होता है तो इसका संक्रमण दीर्घकालीन हो सकता है, यानी ज्यादातर केसेस में ये क्रोनिक नहीं होता, बट अगर बहुत छोटी उम्र में हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो जाए तो वो लंबे समय तक चलता है। हेपेटाइटिस बी के जो इन्फेक्टेड लोग होते हैं उनमें यह वायरस रहता है और कई बार क्या होता है कि लक्षण देखने को नहीं मिलते और जो पर्सन होता है वो वायरस कैरी कर सकता है और दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसमें जो विजिबल कोई ऐसे सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते पर उसके बाद भी यह दूसरे को फैल सकता है। इसको भी हम वैक्सीन लगाकर रोक सकते हैं। इसको बेसिकली सीरम हेपेटाइटिस कहते हैं क्योंकि यह जो शरीर के तरल पदार्थ हैं या ब्लड है उसके माध्यम से फैलता है और इसमें बहुत ही इसके सीरियस कंडीशंस जब होती हैं तो इसमें लिवर ट्रांसप्लांट की भी जरूरत पड़ सकती है। अगर ये क्रोनिक हो जाए और लिवर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए तो इसमें इस तरह के उपायों की भी जरूरत पड़ सकती है। और इसके जो वायरल हेपेटाइटिस जो बी है इसके इन्फेक्शन से बचने के लिए यह जरूरी है कि जो नीडल है, कभी आप सुई अगर लगनी हो तो उसमें स्टरलाइज नीडल का इस्तेमाल करना चाहिए और जो इन्फेक्टेड ब्लड है उससे उसके जो इन्फेक्शन है उससे बचना चाहिए। फिर है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी के मेजर केसेस में जो लिवर इन्फेक्शन है वो क्रोनिक होता है, यानी बहुत लंबे समय तक चलता है, पर इसमें कोई ऐसे विजिबल बहुत ज्यादा लक्षण नहीं दिखते। हेपेटाइटिस सी के लिए अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है और बेसिकली इसका जो
वायरस होता है उसको HCV के नाम से जाना जाता है। फिर है हेपेटाइटिस डी HDV वायरस के नाम से जानते हैं। जो लोग पहले से हेपेटाइटिस बी से संक्रमित होते हैं उनको हेपेटाइटिस डी का संक्रमण बहुत आसानी से होता है, और अगर ये दोनों के दोनों साथ हो जाएं तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। इसलिए अगर हेपेटाइटिस बी का टीका अगर लगा हो तो हेपेटाइटिस डी होने के वायरल जो हेपेटाइटिस है इसके होने के चांसेस नहीं या कम होते हैं। फिर है जो हेपेटाइटिस ई है, इसको HEV वायरस के नाम से जानते हैं, या वायरल हेपेटाइटिस HEV से होता है। और मेजर जो इन्फेक्शन है पूरी दुनिया में वो हेपेटाइटिस ई का होता है, क्योंकि यह जो दूषित पानी या दूषित खाने के कारण होता है। तो जो अनहाइजेनिक कंडीशंस है उसमें मैक्सिमम जो हेपेटाइटिस का टाइप होता है वो होता है हेपेटाइटिस ई। अब इसके कारण, सबसे पहला कारण है इसका वायरल इन्फेक्शन। जो जितने टाइप के अभी हमने हेपेटाइटिस के बारे में बात करी वो इन्फेक्शंस के कारण होते हैं, जो वायरल होता है। फिर कुछ ऑटो इम्यून कंडीशंस होती हैं बॉडी में। ऑटो इम्यून क्या होता है कि अपने बॉडी के जो एंटीबॉडीज जो होते हैं वो अपने ही बॉडी के ऑर्गन्स के अगेंस्ट काम करते हैं। तो कुछ ऐसे इम्यून बॉडी में चेंजेस होते हैं जिसमें लिवर के ही सेल्स को जो अपने एंटीबॉडीज होते हैं वो डैमेज पहुंचाते हैं। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से भी लिवर इन्फेक्शन हो सकते हैं। फिर एक बहुत बड़ा जो कारण है लिवर इन्फेक्शन का वो है अल्कोहल का कंजम्पशन, शराब का सेवन। क्योंकि जो अल्कोहल होता है वो हमारे लिवर में डायरेक्टली मेटाबोलाइज होता है, इसका चयापचय सीधे लिवर में जाकर होता है। तो यह लिवर से सीधे शरीर के अन्य जो भाग होते हैं, अन्य ऑर्गन्स होते हैं, उनमें पहुंचता है और वो इसको डैमेज पहुंचा सकता है। तो अल्कोहल कंजम्पशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है लिवर इन्फेक्शन का। फिर कुछ दवाइयों के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे अगर कोई मेडिसिन हम बहुत लंबे समय से ले रहे हैं तो उसकी वजह से लिवर के सेल्स में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, सूजन हो सकती है, और वह हेपेटाइटिस का कारण बन सकता है। फिर बात करेंगे लक्षणों की। तो इसके लक्षण क्या क्या हैं? जो कॉमन लक्षण हेपेटाइटिस में देखने को मिलते हैं वो एक्यूट केसेस में इतने नहीं देखने को मिलते, यानी बहुत जो कम समय के लिए सीरियस कंडीशन होती है, पर जो लंबे समय के लिए दीर्घकालीन हेपेटाइटिस होता है उसमें देखने को मिलते हैं। जैसे पीलिया बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो हेपेटाइटिस में देखने को मिलता है, और बहुत शुरुआती सिम्टम है। अगर किसी को पीलिया देखने को मिल रहा है तो उसको इसका जरूर पता लगाना चाहिए कहीं वो हेपेटाइटिस से ग्रसित तो नहीं। फिर यूरिन का कलर चेंज होता है, यूरिन बहुत ज्यादा डार्क या बहुत ज्यादा डार्क येलो दिखाई देता है। जो हेपेटाइटिस से संक्रमित व्यक्ति है बहुत जल्दी थकान महसूस करता है, उसके जो जोड़ों में है बहुत दर्द रहता है, और उसको नौजिया फील होता है, उल्टी आने का या जी मचलाता है उसका। पेट दर्द बहुत ज्यादा कॉमन सिम्टम है। सूजन देखने को मिलती है लिवर में, तो उससे दर्द होता है, और शरीर में खुजली हो सकती है। भूख नहीं लगती या बहुत कम भूख लगती है, जिसकी वजह से शरीर को न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते और व्यक्ति का वजन बहुत तेजी से गिरता है। तो वजन गिर जाना भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है। तो ये सब नॉर्मल जनरल सिम्टम्स हैं जो लिवर इन्फेक्शन में या हेपेटाइटिस में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे आहारी उपचार के। आहारी उपचार बहुत ज्यादा मेजर एक रोल निभाता है हेपेटाइटिस के संक्रमण से बचने में, या संक्रमण को कम करने में, या उसके लक्षणों में आराम करने में। क्योंकि जो लिवर है वो सभी जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनके डाइजेशन में और उनके मेटाबॉलिज्म में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर ग्लैंड है हमारी बॉडी का, जो हमारी बॉडी के लगभग सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को केटर करता है। तो अगर लिवर में इन्फेक्शन हो जाता है या लिवर में कोई तरह की प्रॉब्लम होती है तो व्यक्ति में लक्षण देखने को मिलते हैं, और आहारी उपचार से रोगी को स्वस्थ होने में काफी मदद मिलती है। तो किस तरह के पोषक तत्वों का प्रबंधन किया जाना चाहिए इसके बारे में हम जानेंगे। पहला है ऊर्जा। जो लिवर इन्फेक्शन या हेपेटाइटिस से संक्रमित व्यक्ति होता है उसको हाई एनर्जी फूड दिया जाता है, जिससे कि जो जैसे हमने बात करी व्यक्ति का वजन तेजी से गिरता है, उसको भूख नहीं लगती, या उसको जो है वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता। तो उस केस में अगर हाई एनर्जी फूड उसको मिलेगा तो उससे कुपोषण या अल्पभार यानी वजन गिरने से बचाया जा सकता है। परंतु जैसे रोगी को भूख नहीं लगती, अनिच्छा होती है, तो उसको इस प्रकार का भोजन देने में तकलीफ हो सकती है, पर धीरे धीरे करके हम उसकी डाइट को बढ़ा सकते हैं। तो शुरुआत में जैसे 1500 से 2000 किलो कैलोरी का भोजन देते हैं, पर उसको धीरे धीरे 10, 20, 30% बढ़ाते हैं। और अगर रोगी बहुत ज्यादा बीमार है और वो पूरी तरह बेड पे लेटा हुआ है तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को हम सामान्य रखते हैं, उसमें नहीं बढ़ाते, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती तो जो एनर्जी का यूज है वो भी नहीं हो पाता बहुत ज्यादा। तो इसकी वजह से उसकी एनर्जी को सामान्य रखते हैं। तो इस तरह से उसकी बढ़ी हुई ऊर्जाओं को पूरा किया जा सकता है। फिर है प्रोटीन।
प्रोटीन में आवश्यकताएं तो बढ़ती हैं, पर चूंकि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म बहुत सही से नहीं हो पाता, क्योंकि जो लिवर है वो इन्फेक्टेड है, तो वो बहुत ज़्यादा उसकी जो कार्यशीलता है वो बहुत अच्छी नहीं रहती, कम हो जाती है। उसको प्रोटीन की अगर रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, अगर हम ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं, तो उसको लिवर जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट नहीं कर पाता, मतलब कि टॉक्सिक जो सब्सटेंसेस हैं उसको निकाल नहीं पाता, तो इससे उसका उस पर कार्य करने का भार बढ़ जाता है। तो इसलिए जो यकृत के इन्फेक्शन यानी लिवर के जो इन्फेक्शंस हैं उसमें उसकी स्थिति के अनुसार प्रोटीन देते हैं, मतलब कि लिवर किस हद तक इन्फेक्टेड है, किस हद तक उसको हेपेटाइटिस का डिग्री है, उस डिग्री के अकॉर्डिंग उसको प्रोटीन का इंटेक होना चाहिए। जब सामान्य है यानी कम इन्फेक्टेड वो है तो स्थिति है, तो उसमें 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट होना चाहिए, यानी कि 1 किलो शारीरिक वजन में 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन। पर अगर बहुत ज़्यादा तीव्र हेपेटाइटिस है, यानी बहुत ज़्यादा व्यक्ति की बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है उसका लिवर, तो उसके केस में उसको थोड़ा कम प्रोटीन हम दे सकते हैं। पर ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि जो भी प्रोटीन का सोर्स हो वो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू का हो, मतलब कि उसमें जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो अच्छी मात्रा में हो। जैसे हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन कौन से होते हैं, जैसे अंडा, यानी जिसमें सभी प्रकार के जो हमें रिक्वायर्ड अमाइनो एसिड्स हैं वो अच्छी मात्रा में हो, तो इस तरह का प्रोटीन हमें उसको देना चाहिए। फिर है कार्बोहाइड्रेट, जैसे अभी बात करी ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती है तो कार्बोहाइड्रेट इसको पूरा करता है, तो कार्बोहाइड्रेट भी अच्छी मात्रा में देनी चाहिए। अच्छे से सामान्य रूप से पचने वाला कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए, बहुत जटिल कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसको डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो सरल जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जैसे आलू या सिंपल जो सीरियल्स होते हैं, या फल हो सकते हैं, मीठा दे सकते हैं व्यक्ति को, और शहद दे सकते हैं, फलों का जूस दे सकते हैं, तो इस तरह की चीज़ें उनको दे सकते हैं। फिर है वसा यानी फैट्स। जो लिवर इन्फेक्शंस होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन प्रभावित होता है फैट्स का, क्योंकि जो उसका एंड प्रोडक्ट है जो बाइल है वो बन नहीं पाता, तो वसा की मात्रा को घटाना चाहिए। नॉर्मली जो लिवर इन्फेक्शंस होते हैं उसमें हम फैट का इंटेक कम कर देते हैं। ऐसे करने से व्यक्ति की रिकवरी भी जल्दी होती है। तो जो जैसे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं है, ठीक ठाक अवस्था है व्यक्ति की, तो 40 से 50 ग्राम वसा पर डे दे सकते हैं। पर अगर व्यक्ति की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है तो उसमें 20 ग्राम या 30 ग्राम से ज़्यादा फैट्स दिन भर में नहीं देने चाहिए। ये बात होती है विजिबल फैट की। जो विजिबल फैट वो होते हैं जो मूलतः फैट हम अपने आहार में इस्तेमाल करते हैं, जैसे खाने का तेल हो गया या घी हो गया, जिसको हम देख सकते हैं, वो दृश्य वसा जो होती है, विजिबल फैट। और वसा की मात्रा के अलावा उसकी गुणवत्ता का भी ध्यान रखना चाहिए। आसानी से पचने वाले जो फैट सोर्सेज हो वो देने चाहिए, जैसे जो मक्खन है वो बहुत आसानी से व्यक्ति पचा सकता है, तो वो दे सकते हैं। अंडा दे सकते हैं। नारियल का तेल बहुत इजीली डाइजेस्टिबल फैट है, तो उसको भी हम दे सकते हैं। फिर है विटामिन। वसा के पाचन और अवशोषण में चूंकि बाधा होती है, तो इसमें जो इसकी वजह से जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उनके मेटाबॉलिज्म और उनके एब्जॉर्प्शन में भी फर्क पड़ता है, तो इसलिए उनमें कमी हो सकती है। तो इसलिए विटामिन ए का ध्यान रखना चाहिए या फैट सॉल्युबल विटामिन का ध्यान रखना चाहिए। उनके सोर्सेज इसमें देने चाहिए, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, पीले और लाल रंग के फल दे सकते हैं। और इसके अलावा ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती है तो उसके साथ साथ बी विटामिन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, तो बी विटामिन के लिए जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो देने चाहिए। और जो यकृत के सेल्स जो उसके डैमेज हो गए हैं उनको फिर से रिबिल्ड करने के लिए हमें विटामिन सी की आवश्यकता होती है, तो विटामिन सी के भी उचित सोर्स जो होते हैं आहारीय स्रोत उनको शामिल करना चाहिए। खनिज लवणों में मूलतः कैल्शियम और लौह लवण के जो सोर्सेज होते हैं इजीली एसेसिबल सोर्स, उनको रखना चाहिए। तो कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनको अधिक मात्रा में ले सकते हैं, जैसे चीनी, शहद, अनाज, दालों में धुली दालें जो होती हैं उनको प्रेफरेंस देना चाहिए। दूध व दूध से बने उत्पाद दे सकते हैं। अंडा दे सकते हैं। बहुत ज्यादा गंभीर केसेस में अंडे का जो पीला भाग है उसको हटाया जा सकता है, अंडे का व्हाइट पोर्शन ही दिया जा सकता है। और फल और सब्जियां अच्छी मात्रा में दे सकते हैं। बहुत ज्यादा रेशेदार सब्जियां नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो व्यक्ति को उसके पाचन में दिक्कत हो सकती है, पर नॉर्मली सभी प्रकार के फल और सब्जियां दे सकते हैं। कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो नहीं देने चाहिए, जैसे बहुत ज्यादा फैटी फूड नहीं देने हैं, तला भुना बहुत ज्यादा गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे समोसे, पूड़ियाँ, नमकीन, इस तरह की चीजें नहीं देनी चाहिए। और
बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें जैसे घी या बहुत ज़्यादा तेल नहीं दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ गंध वाली सब्जियां नहीं देनी चाहिए। नॉन वेजिटेरियन फूड कंप्लीटली डाइट से ओमिट करना चाहिए, जैसे मीट, और अल्कोहल को पूरी तरह से ओमिट करना चाहिए डाइट से। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं इनको आहार में शामिल करके हम हेपेटाइटिस से बच सकते हैं। कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनसे लिवर को मजबूती मिलती है, या ये कहें जो लिवर के लिए अच्छे हैं, जैसे मिथ्योनिन और सिस्टीन, ये सल्फर युक्त अमीनो अम्ल हैं, यानी प्रोटीन के कॉम्पोनेंट्स हैं जो मिलते हैं मूलतः साबुत अनाजों में या बीज में या कह सकते हैं अंडे में। तो ये जो है वो लिवर के लिए प्रोटेक्टिव फंक्शंस रखते हैं, और बेसिकली जो कहते हैं वसा में घुलनशील विषाक्त पदार्थों को पानी में घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करने के लिए माने जाते हैं। तो ये टॉक्सिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको बाहर निकालने में अच्छे होते हैं। फिर है कोलिन। कोलिन भी एक बी विटामिन है या एक न्यूट्रिएंट है जो मूलतः मिलता है अंडे में और सोयाबीन में, मछली में, फूल गोभी या दालों में भी मिलता है। ये भी जो है वो फैट के मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं, तो इनको आहार में ले सकते हैं। बी कॉम्प्लेक्स के सभी खाद्य स्रोत जैसे नॉर्मली जो सीरियल्स हैं, ब्राउन राइस है और बादाम, मूंगफली, ये सब ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बात करी, विटामिन सी जरूरी है रिकवरी फेज में, खासतौर से लिवर सेल्स जो डैमेज हो चुके हैं उनको रिबिल्ड करने के लिए। तो उसके लिए सभी जो खाद्य स्रोत हैं विटामिन सी के, हरी पत्तेदार सब्जियां, खट्टे फल, इनको हम आहार में ले सकते हैं। और विटामिन ई को भी आहार में शामिल करना चाहिए, और ये जो है ये डैमेज लिवर को फिर से रिबिल्ड करने में और एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मदद करते हैं। तो ये सब आहार में लेने से हमें हेपेटाइटिस जो रोगी है उसको जल्दी ठीक करने में सहायता मिलती है। कुछ एक छोटी छोटी बातें जिनका ध्यान रखना चाहिए। लिवर के जो भी इन्फेक्शन के जो भी पेशेंट्स हैं उनको बहुत सारा खाना एक बार में नहीं देना चाहिए, क्योंकि लिवर जो है वो बेसिकली सभी प्रकार के डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में फंक्शन करता है। तो बहुत ज्यादा आहार एक साथ देने पर इनके जो पाचन है और उनका अवशोषण है, उनका चयापचय है, उस पर प्रभाव पड़ता है। तो छोटे छोटे मील्स देनी चाहिए दिन भर में, एक बार में बहुत कम कम खाना देना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जंक फूड, जो प्रोसेस्ड फूड है, उसको कम्प्लीटली अपनी डाइट से अवॉइड करना चाहिए। जो भी प्रिजर्वेटिव वाले खाद्य पदार्थ हैं या जो भी कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इन सबको आहार में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और अल्कोहल बेस्ड कोई भी खाद्य पदार्थ, कोई भी बेवरेज अपनी डाइट में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और बहुत सारा पानी पीना चाहिए लिवर के इन्फेक्शन के पेशेंट को, क्योंकि ये मदद करता है बॉडी से टॉक्सिक जो भी कंपाउंड्स हैं उनको बाहर निकालने में। तो ये सब कुछ कुछ बातें हैं जो हेपेटाइटिस के पेशेंट या लिवर इन्फेक्शन के पेशेंट को ध्यान में रखने चाहिए, और जिन छोटी छोटी बातों को अमल करके रोगी को जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है, उसको लक्षणों में आराम होता है और इस तरह से लिवर इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। तो श्रोताओं, आज के इस टॉक में मैं समझती हूँ कि कुछ एक जागरूकता, आपको कुछ एक इन्फॉर्मेशन इसमें मिली होगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि लिवर इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि लिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारे शरीर का, जो बेसिकली सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट के डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो ये कुछ बातों को ध्यान में रख के हम अपने लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं। नमस्कार।